अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, रेडियो एक्टिव डीके स्टार्ट करेंगे हम। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि आप को टॉपिक इंटरेस्टिंग लगे, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड पता चले। अदरवाइज दीज आर नॉट थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर और प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। ओके, सो क्या है कि रेडियो एक्टिव डीके ऑफ नेचुरल अकरिंग मिनरल्स कंटेनिंग यूरेनियम थोरियम आर द लार्ज पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ स्टडी ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। यानी ये कि हमें ये मिनरल्स पता चली तभी हमने जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स यानी वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से हमें रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर होती है। दीज डिकेज हैव हाफ लाइफ दैट और ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एज ऑफ अर्थ। ठीक है, चूँकि ऑफ द ऑर्डर ऑफ एज ऑफ अर्थ है इनकी हाफ लाइफ, देयर फोर दीज आर एलिमेंट्स आर स्टिल present in earth, suggesting that these minerals are survivor of an early period in the creation of matter by aggregation of nucleons. The shorter-lived nuclei have long since decayed. So अगर कोई ऐसा न्यूक्लियाई था भी कि जिसकी हाफ लाइफ कुछ सालों में या मिनटों में या कुछ घंटों में या डेज़ में थी, तो वो यानी सिर्फ वही न्यूक्लियाई बचे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स में से कि जिनकी हाफ लाइफ जो थी वो मिलियन ऑफ ईयर्स थी, जबकि वो न्यूक्लियाई जिनकी इवन ईयर्स में थी या उससे कम थी, तो वो न्यूक्लियाई दे हैव लॉन्ग डिकेड अवे। वो डिकेड अवे मतलब वो किसी और एलिमेंट में जो स्टेबल था उसमें कन्वर्ट हो गए हुए और आज हमें वो यानी एक स्टेबल एलिमेंट के तौर पे मिलते हैं। वर इट नॉट फॉर द extremely long half-life of uranium and 38 and 35, we would today find no uranium in nature and would probably have no nuclear reactors or nuclear weapons. सही है, तो यानी हमें पता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर और वेपन जो है वो टोटली रिएक्टर यूरेनियम के ऊपर डिपेंड करता है। 35 और 38 यूरेनियम इसका फ्यूल होते हैं रिएक्टर्स का। और ज़ाहिर है न्यूक्लियर वेपन में भी तो अगर ये ना होते सो हमारे पास न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ना होते हमारे। In addition to this naturally occurring radioactivity, we also have the capability to produce radioactive nuclei in the laboratory. So this is called the artificial radioactivity, in which we bombard some particle to the on the element, और वो एलिमेंट क्या होता है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर वो पार्टिकल अब्जॉर्ब हो जाता है और वो एलिमेंट जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट या अनस्टेबल हो जाता है एंड देन इट एमिट पार्टिकल्स और फिर वो स्टेबल होता है। सो यानी हम न्यूक्लियस को स्टडी कर सकते हैं, उसकी एनर्जी स्टेट स्टडी कर सकते हैं बाय बम्बार्डिंग पार्टिकल ऑन इट। एंड दिस वाज डन बाय फर्स्ट 1934 में एरिन क्यूरी और पैरी जूलियट ने किया था, जिन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल को जो कि किसी सोर्स से लिया गया है, नेचुरली अकरिंग सोर्स जो कि अल्फ़ा एमिट करता रहता है रेडियो एक्टिव है नेचुरली, उससे पोलोनियम उसको बम्बार्ड किया, यानी उससे अल्फ़ा पार्टिकल लेके एल्यूमिनियम पे बम्बार्ड किया, देयर बाय प्रोड्यूसिंग द आइसोटोप phosphorus 30 which they observed to decay through positron emission with a half life of 2.5 minutes। ठीक है, तो उसने कहा कि जब हम एल्यूमिनियम की फॉइल ली उसने और उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल जो पोलोनियम से निकल रहे थे वो बम्बार्ड किए, और उसने कहा कि इट द एल्यूमिनियम फॉइल डजंट give off the positron these positron right away, but there's some time, there's some delay. The foil remains radioactive and doesn't cease, positron does not cease immediately when the active preparation is removed, balki it takes some time, which means it has a half life of 2.5 minutes. It takes some time. If it takes more time, it has a higher half life, or and so on. So the emission of radiation decay exponentially as for an ordinary radio elements. So ये ऐसा ही है कि जो हमारी रेडिएशन है वो जो उसमें से निकल रही हैं वो एक्सपोनेंशियली डिके करती हैं कि एज द टाइम पासिस इट एक्सपोनेंशियली डिकेज और फाइनली वो स्टॉप हो जाती हैं फॉर इस वर्क। अच्छा, बहरहाल इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इन दिस चैप्टर। वी गोइंग टू स्टडी दी 1896 में radioactivity डिस्कवर हुई, and it was noted that the decay rate of a pure radioactive substance decreases with time according to a exponential law। तो ये चीज़ ऑब्जर्व हुई। It took several more years to realize that radioactivity represents changes in individual atom, ना कि वो complete sample में change नहीं है बल्कि individual atom change हो रहे हैं, and that the decay is a statistical process. It's not a statistical process का मतलब है कि आपके पास you have a lot of particles and the
but you can't observe, every particle, and you have to, make a theory out of what the most particles are doing. So statistical behavior है इसका, और no, you can't predict every particle what and when it will decay. बिल्कुल ऐसे जैसे आप इंसानी आबादी या किसी भी स्टैटिस्टिकल डाटा जो है उसका जो भी सैम्पल है उसके बारे में आप एग्जैक्टली कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते. That it is impossible to predict when a given atom will degenerate, and that this hypothesis leads directly to the exponential law कि कब वो डिके होगा ये मैं नहीं पता, and that is the main reason कि इसका लॉ जो है वो एक्सपोनेंशियल है. This decay, this lack of predictability of the behavior, कहते हैं उस टाइम के साइंटिस्ट को ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ से प्रॉब्लम थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ये उनके लिए एक ऐसी चीज़ थी जो कि एक नई चीज़ थी उनके लिए, उनको ये हज़म करना मुश्किल था. जबकि क्वांटम थ्योरी की डेवलपमेंट से ये चीज़ क्लियर हो गई कि ऐसा जो है वो हो सकता है. इट्स नॉट यानी एक ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है. इफ़ एन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट एट टाइम टी किसी भी एग्जाम्पल में, एंड इफ़ नो न्यू न्यूक्लियाई आर इंट्रोड्यूस, ठीक है, सो एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं. डी एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो, अब ये एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिव हैं, और रेडियो एक्टिव है तो जाहिर है एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमेशा एन नहीं रहेंगे. आफ्टर सम टाइम दे विल इन डी टी टाइम में कुछ इनमें से जो है वो डिके कर जाएंगे, एंड दैट नंबर ऑफ डिकेइंग पार्टिकल इज़ डी एन. सो डी एन नंबर ऑफ पार्टिकल एन से चेंज हो गए, किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो गए. एन सॉरी नंबर है वो, मतलब जो भी वो एलिमेंट था उसमें से कुछ पार्टिकल आफ्टर देयर हाफ लाइफ, आफ्टर वन हाफ लाइफ, यानी आफ्टर ये कि हाफ लाइफ दे सम ऑफ द पार्टिकल्स, एंड व्हाट आर दैट सम ऑफ द पार्टिकल डी एन नंबर ऑफ पार्टिकल डिके हो गए डी टी टाइम में. ठीक है, कोई हमने टाइम का एक वक्फा लिया, हमने टाइम का एक स्लॉट लिया, हम हर डी टी टाइम के बाद को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो हम देखें कि डी एन नंबर ऑफ पार्टिकल डिके हो रहे हैं. तो ये देखा गया कि डी एन जो है, दिस डी एन, सो एन, ये जो चेंज नंबर ऑफ पार्टिकल हैं जो डिके हो रहे हैं, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ पार्टिकल ओरिजिनली प्रेजेंट. दैट इज़ इफ़ यू हैव अ ग्रेटर सैम्पल ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी अगर आपके पास पहले एक सैम्पल था जिसमें कि आपके पास 100 थे पार्टिकल्स, तो उनमें जो पार्टिकल डिके हो रहे थे वो डी एन थे. अगर आपके पास सैम्पल का साइज़ बढ़ गया है, अगर आपके पास 100 के बजाय 1000 पार्टिकल्स हैं, तो अब डी एन भी इंक्रीज़ हो जाएगा. दैट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल डिकेइंग विल ऑल्सो इंक्रीज. सो डी एन इज़ प्रोपोर्शनल टू एन. हाँ जी, तो ये मैं आपको यहाँ से एल्यूमिनियम की एग्जांपल दिखा रही थी कि ये एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर हीलियम के पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल बम्बार्ड किया जो पोलोनियम से निकल रहा था, तो ये फॉस्फोरस, और ये रिएक्शन आपने यहाँ पे लिख लेना. ठीक है, ओके. सो dn, so number of elements changing is proportional to n. ठीक है, सो बेसिकली डी एन बाई डी टी ना, कि टाइम के लिहाज से जो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहे हैं. ठीक है, सो डी एन बाई डी टी नंबर ऑफ पार्टिकल चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एन. नॉट डी एन इज प्रोपोर्शनल टू एन, बट डी एन बाई डी टी नंबर ऑफ पार्टिकल, द रेट एट विच द पार्टिकल्स आर चेंजिंग, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंजिंग with respect to time is proportional to number of particles originally present. सो अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, दिस कॉल्ड डिके कांस्टेंट, इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट. और ऑल्सो देयर इज़ अ नेगेटिव साइन दैट कम्स एंड दैट नेगेटिव साइन टेल्स अस कि एन नंबर ऑफ पार्टिकल जो है ये डिक्रीज़ हो रहे हैं. तो कैपिटल एन जो है एज अ नेगेटिव साइन है. अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास एक फेमिलियर फार्मूला बन जाएगा, रेडियो एक्टिविटी के लॉ बन जाएगा. दैट इज़ डी एन ओवर एन इज़ माइनस डी टी को उधर ले जाएँ, एन को उठा के इधर ले आएँ. सो अभी आपके पास एन नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, डी एन नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहे हैं. सो ये नीचे जो है उसका डेरिवेटिव मौजूद है. सो एन नॉट नंबर ऑफ एटम ओरिजिनली प्रेजेंट थे, और अब वो पार्टिकल जो है वो एन रह गए हैं, और ज़ीरो टाइम के ऊपर एन नॉट नंबर ऑफ पार्टिकल थे. ठीक है, तो इनिशियली हम कह रहे हैं कि एन की बजाय एन नॉट पार्टिकल थे, अब वो एन रह गए हैं, और एन बेसिकली एक वेरिएबल है. और यहाँ पर जब एन नॉट था, हम टाइम को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया था अभी हमने, तो ज़ीरो टाइम के ऊपर हमारे पास एन नॉट नंबर ऑफ एटम थे. टाइम टी के बाद हमारे पास एन नंबर ऑफ एटम हो गए. तो यहाँ से ये सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एन नॉट, लिमिट्स पुट करके माइनस लैम्डा टी. इसको मज़ीद सॉल्व करें तो एल एन को ख़त्म करके हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लिख सकते हैं. सो एन ओवर एन नॉट इज़ दिस, एंड दिस इज़ दी
decay law, n is equal to n naught e to the power minus lambda t. कहते हैं we often is more interested in activity or decay rate than of the sample than in number of particles. ठीक है, अब ये चीज़ ना थोड़ा ये वाला लॉ जो है इट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू या टू स्टडी. ये क्या बता रहा है कि ओरिजिनली कितने नंबर ऑफ पार्टिकल थे, अब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल रह गए हैं आफ्टर टाइम टी गुजरने के बाद, और ये टाइम टी गुजरने के बाद ये पार्टिकल जो है ज़ाहिर एक्सपोनेंशियली डिके हो रहे हैं. तो ये आपको या ये चीज़ मालूम करना कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल क्या है, ये बड़ा मुश्किल चीज़ है. तो उसकी बजाय हम इसको यानी इस लॉ को एक और फॉर्म में लिखते हैं और वो है डिके रेट की फॉर्म में. तो इसको आप जो है वो डी एन बाई डी टी कर देते. तो दोनों तरफ आप इसका डेरिवेटिव ले लें. तो यहाँ डेरिवेटिव लेंगे तो एन नॉट तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव ले लिया, इसका डेरिवेटिव लिया तो माइनस लैम्डा बाहर आ गया. ठीक है, तो ये आ गया आपके पास. अब ये एन लैम्डा टाइम्स एन नॉट को हमने एक और कांस्टेंट आर नॉट का नाम दे दिया, इसको कह दिया रेट. सो आर इज इक्वल टू दैट इज़ द रेट ऑफ द डिके इज़ रेट ऑफ डिके व्हेन टाइम टी वाज ज़ीरो, या जब आपने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया आफ्टर टाइम टी जो है वो अब आर हो गया वो. सो दिस इज़ द इक्वेशन दैट वी मोस्टली डील विद इंस्टेड ऑफ दिस इक्वेशन. आर नॉट इज़ डिके रेट एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो. अच्छा, इसी को ना हम उस वाली बुक से भी देखते हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंट और एक मज़ेदार तरीके से उसने बताया हुआ है. और उसने बताया कि हम जो है वो इसको यही वाली क्वेश्चन जो है वो क्यों लेंगे, या हमारी क्वेश्चन ये किस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए वैलिड होगी. सो ये आ गया आपके पास. फर्दर अभी थोड़ा सा इसको देखते हैं हम. यानी बेसिकली मैं आपको इस इक्वेशन तक लेके आना चाहती हूँ, बट देन लेट्स डू इट विद द सीक्वेंस given in the book. So आपके पास एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है रेडियो एक्टिव डिके में, वो है जी हाफ लाइफ. एंड दी हाफ लाइफ इज़ दी लाइफ इन विच हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द सैम्पल. तो जितना भी आपका सैम्पल है, जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, जब उनमें से हाफ रह जाएंगे, हाफ डिके हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि ये इस सैम्पल की हाफ लाइफ है. सो वो टाइम उसकी हाफ लाइफ कहलाएगा. सो हाफ लाइफ में एन नंबर ऑफ़ एटम जो हैं वो एन जो भी ओरिजिनल थे ज़ीरो टाइम पे जो प्रेजेंट थे उनका हाफ हो जाएंगे. सो ये बेसिकली आप यहाँ पुट कर सकते हैं. सो एन नंबर ऑफ़ एटम क्या हो गए अब एन नॉट बाय टू. सो एन नॉट बाय टू हो गए, तो एन नॉट इस तरफ एन नॉट से कैंसिल हुआ. ये जो टू है इसको सॉल्व कर लें, इसको भी उस बुक से देखते हैं. तो ये देखिए वहाँ वन हाफ आ गया. ठीक है, अच्छा इसने रेट से निकाल लिया, दोनों से निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है. सो रेट भी उस तरह हाफ हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे वन हाफ आ गया. अगर आप एन नॉट से निकालना चाहते हैं, एन नॉट से निकालें, यहाँ पे एन नॉट बाय टू आ जाएगा, इधर एन नॉट है ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे वन हाफ ई आ जाएगा, और फिर इधर से एल एन ले लें इसका, और ये आ गया, और टी वन हाफ. इसको हम अब टी को हमने सबस्क्रिप्ट लगा दिया एक कि ये टी वन हाफ है, एल एन बाय लैम्डा, एल एन टू बाय लैम्डा, और इसकी वैल्यू रख दें यहाँ पे. सो दिस इज़ दी half life, and half life is inversely proportional to with the decay constant. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डिके कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा हाफ लाइफ उतनी ही कम होगी. यानी जितना ज़्यादा डिके कांस्टेंट है और पार्टिकल उतने ही ज़्यादा डिके करेंगे, और आप वो यानी शॉर्टर टाइम में हमारा सैम्पल जो है वो ज़्यादा डिके होगा, तो आपकी हाफ लाइफ जो है वो कम होगी. सो दीज टू थिंग्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद ईच अदर. एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं मीन लाइफ और एवरेज लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. द एवरेज लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एटम्स जो जिसमें कि ये डिके हो रहा है. सो लाइफ टाइम ऑफ ऑल द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको हम कहते हैं हाफ लाइफ. इसको समटाइम कैपिटल टी या टाउ से प्रेजेंट किया जाता है. Since possible lifetime of a radioactive element varies from 0 to infinity. ठीक है, ये चीज़ इसको एक बार देख लेते हैं कि जो आपकी डिके है, सिंस एक्सपोनेंशियल डिके है, तो ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो है वो कभी भी टोटली डिके नहीं होते. आप कह लो कि इट रिक्वायर्स इन्फिनिट टाइम फॉर ऑल द पार्टिकल टू वैनिश. अगर आप इसको हाफ लाइफ से कि उसमें देखें, तो अब देखो कि अगर इस तरफ हमारे पास नंबर ऑफ़ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं n, और इनिशियली हमारे पास n नॉट थे, ज़ीरो टाइम के ऊपर हमारे पास n नॉट नंबर ऑफ़ एटम प्रेजेंट थे,
और अब क्या होता है कि 1/2 टाइम के बाद, सॉरी 1/2 लाइफ के बाद, 1/2 लाइफ के बाद आपके पास क्या हो रहा है कि जो भी आपके पास एन नॉट थे वो एन नॉट 1/2 रह गए हैं। सो 1/2 टाइम्स एन नॉट रह गया आपके पास। सेकेंड हाफ लाइफ, सो उसके बाद आपके पास सेकेंड हाफ लाइफ आएगी। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद इनका 1/2 रह जाएगा। सो ये 1/2 टाइम 1/2 टाइम इज़ 1/4 एन नॉट। सिमिलरली 3 हाफ लाइफ गुजरने के बाद आपके पास 1/8 एन नॉट नंबर ऑफ एटम्स रह जाएंगे। सो ये जाहिर है, जैसे हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की हमें जो मतलब पता है ना कि कैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, वो भी इस उसी तरह एक्सपोनेंशियल डिके है। लेकिन अब देखो कि एज यू गो हाफ लाइफ, फर्दर हाफ लाइफ के बाद देखते जाएं तो आपका सैम्पल जो है बस सिंपली एन नॉट का जो है वो उसको वट एवर एन नॉट इज़ प्रेजेंट एट द प्रीवियस हाफ लाइफ उसको 1/2 करते जाएं। सो 1/2 ऑफ द एटम जो है वो ऑल द टाइम डिके होते रहेंगे। सो अब ऐसा नहीं है कि हर हाफ़ लाइफ के बाद जो है वो आपके पास यानी अब ये एटम्स जो है वो ख़त्म नहीं होंगे। मैं आपको लाइक एक स्टेटमेंट पास कर रही हूँ कि ये एटम्स कभी भी ख़त्म नहीं होंगे और ये इन्फिनिट टाइम लेंगे डिके होने के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने अपने फार्मूला में ही कहा कि स्टैटिस्टिकल फार्मूला हमने बनाया और हम एक एटम या हम अलहदा से एटम्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कब जो है वो डिके होंगे। ये हम पूरे सैम्पल के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंस वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि एक एटम का जो है वो डिके करेगा, यानी जब आपके पास एंड पर चंद एटम रह जाएंगे तो ये उनका डिके प्रेडिक्ट करना यानी एक मज़ीद मुश्किल होता जाएगा। सो उनकी हाफ़ लाइफ जो है वो मतलब आपके पास लेट से एंड पर एक एटम रह जाता है। तो ये जो एक एटम है कब डिके होगा वी डोंट नो, ठीक है। सो यानी इनिशियली हमने कह दिया कि एक स्टैटिस्टिकल वो है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी इंसान के बारे में ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कब जो है वो मरेगा। हालांकि एक पॉपुलेशन जो है उसके बारे में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ओवरऑल ये लाइफ टाइम जो इंसान का लाइफ टाइम है वो इतना है, बट वी कांट प्रेडिक्ट अबाउट अ सिंगल एटम or sorry a single human being. So similarly we can't predict about a single atom how when it will decay. So for that particular reason the exponential decay is so this decay is a infinitely long process. सही है जी। सो दैट्स इट। और कहते हैं कि सिंस पॉसिबल, तो ये चीज़ हम स्टडी कर रहे थे, सिंस पॉसिबल लाइफ टाइम फॉर रेडियोएक्टिव एलिमेंट वेरीज फ्रॉम 0 to infinity, द टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द एटम्स एंड नॉट इनिशियली प्रेजेंट इन द गिवन सैम्पल इज़ गिवन बाय, तो टोटल लाइफ टाइम जो है वो आपका 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो टी से उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी एन नंबर ऑफ एटम्स का, एंड मीन लाइफ टाइम इज़ कैपिटल टी, and this capital T is the lifetime of the total elements divided by total number of elements से मेरी मुराद atoms। इसको आप यहाँ पर क्या किया हमने, अपने डिके लॉ से हमने डी एन जो है उसकी वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक्सपोनेंशियल भी आ जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये चीज़ जो है ये वाला जो इंटीग्रल है ये सिंपली टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि एन नॉट हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो एन नॉट बन जाएगा। अच्छा ये याद रहे कि ये जो एन था एन उसका आपने डी एन लिया हुआ है, डी एन बाई डी टी लिया हुआ है, तो उसको आपने यहाँ पे रखा है, ठीक है। ये आ गया आपके पास, यहाँ से आप इसको सॉल्व करें, लैम्डा बाहर निकाल दें, ये आ गया, इसको आप बाय पार्ट सॉल्व कर लें, तो कैपिटल टी इज़ लैम्डा दिस और ठीक है आपसे सॉल्व हो जाएगा, 1/λ आ गया ये आपके पास। सो यहाँ से अगेन यानी जैसे हमारे पास हाफ लाइफ जो थी वो लैम्डा के इनवर्स प्रोपोर्शनल आ रही थी, उसी तरह जो मीन लाइफ टाइम है वो भी लैम्डा के इनवर्स प्रोपोर्शनल आ रहा है। दैट इज़ द ग्रेटर द डिके कांस्टेंट लेस इज़ द मीन लाइफ टाइम, ठीक है। अगर आप यहाँ से हाफ लाइफ के फॉर्मूला में 1/λ को कैपिटल टी रखते हैं जो हमने यहाँ पे देखा अभी, तो कैपिटल टी आपके पास आता है 1.443 टी हाफ्स, दैट इज़ कैपिटल टी इज़ ग्रेटर देन टी हाफ, सो ऑफ कोर्स द मीन लाइफ टाइम इज़ ग्रेटर देन द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। अच्छा यहाँ पर वो एक्टिविटी को निकालने का एक और फार्मूला क्या एक और मेथड देख रहा है।
सो ये एक्टिविटी जो हमने वहाँ पे रेट के उसमें लिखी, तो यहाँ पे उसने उसको ए लिखा हुआ है, ठीक है, आर को इससे यहाँ पे ए लिखा हुआ है, एक्टिविटी। उसको रेट भी कहते हैं, उसको एक्टिविटी भी कहते हैं, ठीक है। सो क्या कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ डिकेज अनडिकेड न्यूक्लियाई इन अ सैम्पल, क्योंकि ये मुश्किल काम है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या उनको डिके हो गए हैं या जो रह गए हैं उनको काउंट करना, इट इज़ ईजियर टू काउंट द नंबर ऑफ डिकेज बाय ऑब्जर्विंग द इमिटेड रेडिएशंस, ठीक है। अब हम इमिटेड रेडिएशन जो है वो तो हमें नज़र आ रही हैं, वो हमारी प्लेट को जो है वो ब्लर कर रही हैं, सो वी नो, सो हम एक्टिविटी को ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। दैट अकर्स बिटवीन टाइम t1 एंड t2 इफ़ वी डिड्यूस अ चेंज डेल्टा n इन दी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो हमारे पास जो डेल्टा n है इट इज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट टाइम t प्लस कुछ टाइम t डेल्टा t के बाद जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, तो जो भी चेंज आएगा हमारे पास, हम एब्सोल्यूट चेंज इसको लिख दिया है कि वो नेगेटिव, हम उसको नहीं कर रहे। सो नंबर ऑफ पार्टिकल दैट वर प्रेजेंट एट टाइम t माइनस नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर सम टाइम डेल्टा t भी ऐड कर दें उसके अंदर, तो ये जो भी इनका डिफरेंस होगा दैट इज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द डिफरेंस, या आप कह रहे हो द चेंज ऑफ इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एंड दिस इसकी वैल्यू पुट कर दें, आपके पास ये वैल्यू है इसकी, और इस तरह इसकी वैल्यू पुट करें तो सिंपली आप टी की जगह टी प्लस डेल्टा टी लिख देंगे। वो जो टी वाला ई में टी की जगह टी प्लस डेल्टा टी लिख देंगे, जो टी वाला पार्ट होगा बाहर आ जाएगा। इफ़ द इंटरवल डेल्टा टी ड्यूरिंग विच वी काउंट दी इज़ मच स्मॉलर, ठीक है। अब ये जो डेल्टा टी है ये मच स्मॉलर है, लेमडा माइनस 1 देन लेमडा, ठीक है। सो हमें पता है कि टी जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है लेमडा के ना, तो लेमडा की पावर -1, तो यानी टी के जो है डेल्टा टी इफ़ इट इज़ मच स्मॉलर देन लेमडा एंड दस इन इफेक्ट डेल्टा टी इज़ मच स्मॉलर देन दी हाफ लाइफ, ठीक है। ये जो T1 वन ऑफ लेमडा जो है वो T1/2 के इसका प्रोपोर्शनल है ना, यहाँ पे कुछ 0.6 समथिंग आ रहा है। सो T1/2 जो है वो यानी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लेमडा की पावर -1। तो अगर कहते हैं कि डेल्टा टी जो है जिसमें हम काउंट करें जिस टाइम में, यानी जो हम टाइम इंटरवल ले रहे हैं स्मॉल, जिसके बीच में हम दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं, इफ़ दैट इज़ मच स्मॉलर देन दिस वी कैन इग्नोर हायर ऑर्डर टर्म्स इन दी एक्सपेंशन, ठीक है। सो ये यहाँ पर ये जो एक्सपेंशन होगी इसके अंदर हम हायर ऑर्डर टर्म्स जो है उसको इग्नोर कर सकते हैं। किसकी एक्सपेंशन, ये जो जो ये एक्सपेंशल है उसकी। तो डेल्टा एन जो है वो आपके पास कहता है कि इसकी हायर ऑर्डर एक्सपेंशन को वैसे ही हमने इग्नोर कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो आ जाती है। तो पहली टर्म इसकी 1 होगी, ठीक है, वो 1 -1 प्लस 1 प्लस, सो 1 -1 माइनस प्लस लेमडा डेल्टा टी आएगा। फिर स्क्वायर वाली टर्म्स को इग्नोर कर दिया हमने, तो 1 से कैंसिल हुआ, और यहाँ पे आपके पास लेमडा डेल्टा टी आ गया, तो वो यहाँ पे आ गया, और यहाँ से इसको डेल्टा इसको ये बना लो, और यहाँ पे ये आ गया। डिफाइनिंग द एक्टिविटी, अब ये चीज़ जो है इसको हम एक्टिविटी डिफाइन कर रहे हैं कि द रेट एट विच द डिके अकर्स। सो एक्टिविटी इज़ लेमडा टाइम्स दिस इज एन, सो लेमडा टाइम्स एन को हमने ए नॉट कह दिया, एन नॉट को लेमडा टाइम्स एन नॉट को हमने ए नॉट कह दिया। सो ये हमारा रेट या ए विद रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स चेंजिंग, और ये हमारे पास जो है वो रेट एट टाइम्स 0। तो कहते हैं एक्चुअली वी कुड हैव ऑब्टेन द सेम इक्वेशन बाय अदर मेथड जो हमने दूसरी बुक में पढ़ा है, बट वी चूज दिस मोर circuitous path to emphasize an important but often overlooked point कि measuring the number of counts delta n in a time interval delta t gives the activity of the sample only if delta t is smaller than t1/2। तो ये जो अदरवाइज़ की हायर ऑर्डर टर्म्स हमसे जो हमने इग्नोर किए हैं वो हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं कि ये सारा फार्मूला जो है हमने इसलिए इस मेथड से हम लेके आए हैं कि ये तभी वैलिड है कि जब हमने ये रोजम्पशन रखी थी कि जो हम टाइम मेजर कर रहे हैं ना, जिस टाइम के दौरान हम देख रहे हैं कि लेट्स से कि हम किसी भी सैम्पल को आफ्टर 1 सेकंड के बाद देखते हैं कि अब कितना जो है वो रेट है, या अगेन आफ्टर 1 सेकंड के बाद कि अब कितना है, दैट टाइम शुड बी लेस देन दी हाफ लाइफ ऑफ द सैम्पल।
ठीक है। ऐसा ना हो कि एलिमेंट की जो हमारा सैंपल है उसकी हाफ़ लाइफ तो 1 मिनट की थी, लेकिन जो हम जिस टाइम के बाद उसको दोबारा देख रहे हैं वो टाइम ही 5 मिनट का है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस फॉर ओनली दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज़ द एक्सपेंशन वैलिड। कहते हैं कंसिडर एन एक्सट्रीम केस कि अगर आपकी टी हाफ जो है 1 सेकेंड की है, वी ऑब्जर्व द सेम नंबर ऑफ काउंट्स इन 1 मिनट एज वी डू इन 1 आवर। क्योंकि क्या होगा कि 1 आवर के अंदर तो वो जो सैम्पल है हमारा, ये 1 मिनट में भी उतने ही नंबर ऑफ डिकेज होंगे, क्योंकि उसकी तो लाइफ उसकी तो हाफ लाइफ ही 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड मतलब आफ्टर 2 सेकेंड उसकी 2 हाफ लाइफ गुजरेंगी। आफ्टर 3 सेकेंड जब तक वो 1 एटमेंट पे रहेगा तो हमारे पास तो सारे यानी उसकी तो हम लाइफ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या है। तो वो जो यानी हमें 1 मिनट में जो नंबर ऑफ़ काउंट्स मिल रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ़ काउंट्स 1 घंटे में मिलेंगे। और तब तक तो हमारा जो सैंपल है वो अपनी लाइफ वो जो अपनी एग्जॉस्ट कर चुका होगा ना, अपने सारे एटम्स को वो कन्वर्ट कर चुका होगा। सो दिस रेट या एक्टिविटी वाला फार्मूला जो है इट इज़ ओनली वैलिड फॉर द टाइम इंटरवल जिनके दरमियान हम इस एक्टिविटी को देख रहे हैं, फॉर इट टू बी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, लेस दैन द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल। अच्छा, अब इसको आपने यहाँ से या वहाँ से जहाँ से भी आपका दिल करे, अगर आप ये वाला भी रेट का फॉर्मूला करना चाहें तो नो प्रॉब्लम। जैसा आपको समझाने के लिए वो वाला बताया था, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। यहाँ से लॉ ऑफ सक्सेशन जो है इसको आपने खुद ही देख लेना है। सो ये वाला टॉपिक जो है ये आपने खुद ही देख लेना है। इट्स नॉट क्लियरली मैंशनड, बट फिर भी आप इसको एहतियातन देख लीजिएगा। सो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी हैं। यहाँ से ये सैम्पल प्रॉब्लम देख लेना है, ये वाला देख लेना है। और ये कि जो यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का वो क्यूरी होता है। पहले जो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट था, चूँकि बैक्यूरेल ने ये डिस्कवर की थी, या मतलब उनके साथ क्यूरी वालों के साथ, तो ये कि इसका यूनिट था बैक्यूरेल, जिसका मतलब था 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। जबकि फिर उसके बाद एक छोटा यूनिट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि क्यूरी है, और वो है बड़ा यूनिट है बैक्यूरेल के मुकाबले में, एंड दैट इज़ 3.7 क्रॉस 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और बाकी वो कहता है कि कुछ यूनिट्स जो है वो ना सिर्फ पार्टिकल, ये तो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन है। अगर हमें ये देखना हो कि जो डिसइंटीग्रेशन हो रही है, जो पार्टिकल आ रहा है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है या वो सारी चीज़ें, तो उनके लिए कुछ और यूनिट्स होते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपने स्किप कर देनी है। दैट्स इट फॉर टुडे।